हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर मौर्य कॉमर्स क्लासेस। और ट्वेल्थ में वैसे अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं। फर्स्ट है पार्टनरशिप, सेकंड है कंपनी अकाउंट एंड थर्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो हम अभी फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें फर्स्ट चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और उस चैप्टर का नाम ही फंडामेंटल रखा है क्योंकि उसमें बेसिक नॉलेज हैं जो आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगी। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो आज हम इसके बेसिक थ्योरी करेंगे और उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले हम मीनिंग करते हैं पार्टनरशिप का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप क्या होती है। The relation between person who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। तो ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 32 से उठाई है, 1932। तो इसमें मतलब कुछ लोग मिलकर काम करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं, प्रॉफिट या लॉस बिजनेस का। अब यहाँ पे जो ये लाइन है ना, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे भी एमसीक्यू बन जाते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको इस पर ही फोकस करता हूँ। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका क्या मीनिंग है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। मान लो कोई फर्म है या कंपनी है एक्स लिमिटेड। तो अगर ये तीनों जाकर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डीलिंग करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि कैरिड ऑन बाय ऑल, कि सारे मिलकर चला रहे हैं। पर इसमें ये होता है कि एक्टिंग फॉर ऑल, देखो आप यहाँ पे लिखा है ना, वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है। जैसे मान लो ए बी सी ने अपने ऑफिस में डिसाइड किया कि हम एक्स के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए रेडी हैं, डीलिंग करने के लिए तैयार हैं, तीनों तैयार हैं, पर इन दोनों की मीटिंग नहीं हो रही है एक्स लिमिटेड के ऑनर से, सिर्फ ए जा रहा है। कौन जा रहा है? सिर्फ ए। तो जब मिस्टर ए जाकर डील करके आएगा एक्स लिमिटेड के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर के लिए, तो ये अपनी सिंगल एक्टिविटी से इन दोनों को भी बाइंड करेगा कि अगर ये एग्री हो रहा है तो ये दोनों भी क्या हैं? एग्री हैं। इसलिए कहा जाता है वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो ये तीनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी डीलिंग करेंगे, या फिर मिस्टर ए इन दोनों का रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा, तो वो डीलिंग करता है। तो बी और सी दोनों ए के एक्टिविटी से बाइंड हो जाएंगे कि अगर ए ने हाँ कर दिया तो बी और सी डिनाई नहीं कर सकते फ्यूचर में। और इसको म्यूचुअल एजेंसी भी कहा जाता है, याद रखना। इस चीज़ को म्यूचुअल एजेंसी का भी नाम दिया गया है। और इसमें इसको प्रिंसिपल एंड एजेंट का नाम भी दिया गया है। ये भी आगे फ्यूचर में आएगा, मैं आपको समझा दूंगा। प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल का मतलब हेड पर्सन, मुख्य पर्सन जो होगा, और एजेंट जो उसके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन होता है? प्रिंसिपल एंड एजेंट। जैसे मान लो बी और सी अगर एक्स के साथ डील करने नहीं जाते हैं, सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट करने ए जाता है, तो ए यहाँ पर क्या हुआ? एजेंट, और ये दोनों क्या हुए? प्रिंसिपल। तो आपको क्लियर हो गया होगा एक्टिंग फॉर ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन हु एंटर इन पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। अगर कोई सिंगल पर्सन होगा जो पार्टनरशिप में काम कर रहा है, उसको हम इंडिविजुअली, सिंगल को बोलेंगे पार्टनर्स, अगर वो मिलकर काम कर रहा है किसी और के साथ। और कोलेक्टिवली कहते हैं फर्म। अब इनके फटाफट हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं। नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 2 चाहिए कम से कम। और कंपनी एक्ट 2013 में गवर्नमेंट ने बोला था कि मैक्सिमम 100 पार्टनर भी हो सकते हैं, बट अभी जो रूल 10 आया है 2014 में, तो नया अपडेट हो गया है। अब मैक्सिमम लिमिट है ओनली 50। याद रखना, ये 50 आगे बहुत जगह काम आएगा। लेटेस्ट 50 पार्टनर है मैक्सिमम। अब बात आती है एग्रीमेंट की। तो अब यहाँ पे देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न भी हो सकता है।
दोनों वैलिड होते हैं, ऑरल भी रिटर्न भी, बट रिटर्न के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। कैरिंग ऑन अ लीगल बिजनेस, और इनका जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, मतलब कोई इलीगल काम नहीं कर सकते। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होनी चाहिए, एग्रीड रेशो जो इनके बीच में एग्री की जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है वो भी समझा देते हैं। जैसे मान लो ABC 3 पार्टनर है और इनकी रेशो है 3:1, ठीक है। तो मान लो इन तीनों ने मिलके काम किया और प्रॉफिट हुआ 60,000 का, तो ए को कितना मिलेगा, 60,000 का 3/6 कितना हो गया, 30,000, ठीक है। और बी को मिलेगा 60,000 का, मतलब ए का था 3, फिर टोटल 6 और बी का होगा 2, टोटल 6, तो कितना हो गया 20,000। इसी तरह सी का आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड होनी चाहिए पहले से, और इसके बारे में भी हम अभी आगे थ्योरी में करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी, जो अभी मैंने आपको समझाया था ना, म्यूचुअल एजेंसी होती है इनके बीच में, एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और हेड भी। तो म्यूचुअल एजेंसी मीन्स एवरी पर्सन इज बोथ अ एजेंट एंड अ प्रिंसिपल वेयर एनी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मतलब कोई भी फर्म के बिहाफ पे काम कर सकता है, और लीगली बाइंड ऑल अदर पार्टनर्स। लीगली बाइंड जैसा मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पर एक पर्सन दूसरों को अपने एक्शन के लिए बाइंड कर सकता है, कि अगर एक ने डिसीजन ले लिया तीनों से पूछकर, तो बाद में दो डिनाई नहीं कर सकते। दस इट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल, इसलिए इसको कहा जाता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ये तो आपने बिजनेस स्टडी में +1 में भी किया होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर का मतलब होता है इफ़ एसेट ऑफ फर्म आर इनसफिशिएंट टू रीपे द बिजनेस डेब्ट। फ्यूचर में कभी ऐसा हो कि बिजनेस लॉस में हो गया और उनकी लायबिलिटी पे करने की बारी आती है और बिजनेस की एसेट्स कम पड़ जाती हैं, देखो लिखा है ना, इनसफिशिएंट टू रीपे द business debt in full, then partner is liable to pay the debt even from their personal resources। तो उसको घर से पैसे लाकर पे करने पड़ेंगे बिजनेस की लाइबिलिटी, इसलिए इनकी लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और ध्यान से करना बच्चों, इसमें MCQ अच्छे बनते हैं, और मैं कम से कम अभी 8 से 10 क्वेश्चन आपको इसके कराऊंगा MCQ के, सॉरी 12 क्वेश्चन हैं, 3-4 मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो जो डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर इन राइटिंग, वैसे तो देखो ऑरल भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, दोनों वैलिड होते हैं, पर बेस्ट होता है राइटिंग। अगर राइटिंग फॉर्म में होगा तो कोई डिनाई नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए, कोई ये नहीं कह सकता कि ऐसा एग्री नहीं हो। जिसमें एग्रीमेंट राइटिंग फॉर्म में होगा उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं फटाफट कर लेते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, पार्टनर का एड्रेस नाम आ जाएगा, फर्म का नाम एड्रेस आ जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस, अगर उसका हेड ऑफिस कहीं और है, जिस स्टेट में बिजनेस इनका चल रहा है पर हेड ऑफिस कहीं और है, तो उनका डिटेल में प्लेस होना चाहिए कि हेड ऑफिस कहाँ है। और नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। ये ट्रेडिंग होता है खरीद कर बेचना, मैन्युफैक्चरिंग होता है बनाकर बेचना, तो कैसा बिजनेस है। पार्टनरशिप कमेंस कब हुई थी, स्टार्ट कब हुई थी, और रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, मतलब तीनों पार्टनर के साइन चलेंगे, मतलब 3 पार्टनर हैं तो, या कोई एक ऑपरेट करेगा, ऐसा भी हो सकता है अगर इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। तो अब आते हैं आगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, की कितनी कैपिटल किसने लगाई है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डिटेल होगी, कितना चार्ज, या मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी चार्ज की जाएगी। सैलरी एंड कमीशन पेबल टू पार्टनर। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो, ये मैंने आपको बोला था, वही ऊपर वाला पॉइंट, रेशो उसमें क्लियरली दिखाई जाएगी। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन होगी, कई बार ऐसा होता है कि पहले वो 2 या 4 साल के लिए पार्टनरशिप करते हैं, अगर उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, तो पहले वो अपने एग्रीमेंट में उसकी ड्यूरेशन शो कर देते हैं कि पहले हम 2 साल ही बिजनेस चलाएंगे, अगर बेस्ट रहा, सब अच्छा रहा, तभी हम कंटिन्यू करेंगे।
फिर पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं वो स्पेसिफाई होती हैं। फिर अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट या डिसएग्रीमेंट हो जाता है पार्टनर में, उसको कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसीजर भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उसके कंटेंट की पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड क्या क्या होता है। अब आता है पार्टनरशिप डीड की इम्पोर्टेंस। तो पार्टनरशिप डीड एक रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी। देखो पार्टनरशिप डीड बनानी और उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, पर इट इज़ ऑलवेज बेटर। ये अच्छा होता है कि आप एग्रीमेंट करो राइटिंग फॉर्म में, इस रीजन के कारण, मतलब आपको ये बेनिफिट्स होंगे। सबसे पहले हेल्प्स इन सेटलिंग एनी डिस्प्यूट डाउट अमंग पार्टनर। कोई भी डाउट या डिस्प्यूट होता है तो सेटल कर सकते हैं, क्योंकि हम बता सकते हैं कि ये एग्री हुआ था, रिटर्न में है। और ये एक एविडेंस का काम भी करता है, और ये पार्टनर की ड्यूटीज़ और पावर भी बताता है कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं और क्या आपको करना चाहिए। और ये बैंक अकाउंट ओपन करने में भी एक लाइसेंस या लाइसेंस लेने में भी काम आता है, तो क्योंकि पार्टनरशिप डीड वहाँ पे शो करनी पड़ती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो टॉपिक अभी हमने किया उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये कुछ हैं जो चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे। इसे प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या प्रोविज़न है अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो। अब्सेंस का मतलब नो पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपने क्या मेजर डिसीजन है जो आपको लेने हैं। तो उसका देखो, फर्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपने सबको प्रॉफिट इक्वल देना है। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं देना है। और पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना है। और किसी भी पार्टनर को सैलरी कमीशन नहीं देनी है। अब ये आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। अगर पार्टनर लोन देता है फर्म को और पार्टनरशिप डीड ना हो या पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो, तो ये याद रखना 6% पर एनम, 6% इंटरेस्ट फर्म देगी पार्टनर को हमेशा, ये फिक्स होगा, पर एनम का रेट है। फिर दूसरा एक कन्फ्यूज़न बच्चों को बहुत क्रिएट होता है कि ये देखो ऊपर वाला जो लोन है वो लोन पार्टनर देता है फर्म को, तो उसका है 6%। अगर कुछ भी पार्टनरशिप डीड में लिखा नहीं है, स्पेसिफाई नहीं है। पर अगर फर्म लोन देती है पार्टनर को, बाई चांस फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, तो उस पर कोई फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी जब तक पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई ना हो। फिर लास्ट आता है कि कोई नया पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो उसकी एडमिशन का क्या रूल है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं सारे के सारे कंसेंट चाहिए, मतलब सबकी मंजूरी, सबकी सहमति चाहिए, तभी नया पार्टनर आ सकता है। तो बच्चों आपको टॉपिक जो था वो करवा दिया है। अब हम करते हैं एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और मेरी तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 2025 में आया हुआ है, सीबीएसई 2025 में, पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट। कहते हैं कि किस एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड हमें बनानी चाहिए। देखो जो कंपनी एक्ट 2013 है इसमें नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया है, और इंडियन स्टैम्प एक्ट तो कुछ भी मैच ही नहीं कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी नहीं मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हमारा बी है। तो मैं अब आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे मान लो हमें फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप बी ऑप्शन है हमारा। वैसे इसका आंसर छोटा है तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, बट टाइम नहीं है तो आप बी लिखकर भी छोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, मतलब सेकंड क्वेश्चन पर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है 2023 के कंपार्टमेंट में, इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि जो पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड एज। मतलब जब ये एक दूसरे से मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं
तो उस पर्सन को इंडिविजुअली क्या कहते हैं? तो देखो मेंबर, फर्म, ऑनर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने देखो अपनी थ्योरी में आपको बताया था, ये यहाँ पर बताया हुआ है, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप वन अदर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर। तो ये 2023 में आया हुआ है, तो इसका आंसर ए है सेकंड का। हम उन पर्सन को इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला हुआ है रीजन असर्शन का क्वेश्चन है, उसमें ये बोला हुआ है ईच पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर ऑल द पार्टनर। मतलब हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, मतलब हेड भी है, और एजेंट मतलब उनके अंडर काम करने वाला भी है एक दूसरे का, मतलब सभी पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में बोलिए पार्टनर मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये जो रीज़न दिया है ये भी सही है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स जो करते हैं वो काम करते हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक पर्सन का काम दूसरे को बाइंड करता है। मतलब अगर एक ने हाँ कर दी है डिस्कस करके बाकी दोनों से या बाकी पार्टनर से, तो दूसरे पार्टनर्स भी उस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे। तो ये हमने अभी थ्योरी में की थी, आपको समझाया था ना यहाँ पर इस वाले पॉइंट में, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा तो हमारा बी होगा थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बी है, बट वो स्टेटमेंट बहुत ही लंबी है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, बी लिखकर आप ऐसे कर दो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? उससे क्या होगा, टाइम बहुत वेस्ट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो मेरी तरफ से इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन था वो CBSE 2024 में आया हुआ है, मतलब 2024 में। तो जो हमारा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूँ कि फ्यूचर में कभी आपको देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी ऑरल और रिटर्न, ऑरल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। तो ऑरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड, वो भी वैलिड होती है। फिर भी हम प्रेफर करते हैं, पार्टनर्स प्रेफर करते हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू का मतलब कि क्यों होना चाहिए रिटर्न? तो क्या उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए प्रॉफिट का? नहीं, देखो पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो रूल तो ये कहता है कि इक्वल तो बटेगा ही बटेगा। तो ये इसका आंसर नहीं है। पार्टनरशिप जरूरी क्यों होनी चाहिए, सॉरी, पार्टनरशिप डीड जरूरी क्यों होनी चाहिए, उसका ए ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सिर्फ इक्वल बोला है, और पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इक्वल तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। फिर मीट द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी एक्ट, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि एग्रीमेंट बनवाना ही होता है और रिटर्न भी बनवाना होता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, ऑरल भी चलता है। तो रिटर्न होना क्यों प्रेफर करना है, तो ये भी रॉन्ग है। फिर आता है अवॉइड डिस्प्यूट अमंग पार्टनर, कि पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट ना हो उसके लिए रिटर्न होना जरूरी है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर डी था, ये भी हम रीड कर लेते हैं, वैसे आंसर हमें मिल गया है। कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी टूगेदर, देखो टूगेदर एक साथ काम करने के लिए एग्रीमेंट, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम करने के लिए एग्रीमेंट बनाना है, वो ओरल भी हो जाएगा, ओरल एग्रीमेंट भी, बट रिटर्न पे फोकस किया है इन्होंने, रिटर्न। तो रिटर्न एग्रीमेंट का सिर्फ एक ही बेनिफिट है, यहाँ पर सी नंबर है। तो फोर्थ का हमारा सी आंसर आएगा, अवॉइड डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर। तो अगर आपको टाइम लगता है तो सी ऑप्शन इज करेक्ट लिख सकते हो, बट अभी मैं पूरा लिख देता हूँ। टू अवॉइड, सॉरी थोड़ा मिस कटिंग हो गई है, डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो अब यहाँ पे बोला है A partnership firm has 4 partner. How many additional partner can be admitted into business as per provision of Company Act 2013? तो ये 2023 में आया हुआ है। 2023 में इन्होंने अब ये पूछा, देखो बच्चों मैंने आपको बताया था मैक्सिमम पार्टनर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 50 हो सकते हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि 4 पार्टनर पहले से ही हैं, हैज़ 4 पार्टनर, तो कितने होने चाहिए कि 50, हम मैक्सिमम तो सिर्फ 46। तो इसका आंसर है 46, टाइम नहीं लगाना। ठीक है, तो इसका 5th का आंसर है बी हमारा 46। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, अपनी शीट चेंज कर लेते हैं।
तो बच्चों ये हमारा 6th क्वेश्चन आ गया है। 5 फ्रेंड्स स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख ईच। 5 दोस्तों ने बिजनेस स्टार्ट किया है पार्टनरशिप में 5 लाख रुपए कैपिटल लगाकर। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट इक्वल शेयर करेंगे। अब नेम द टर्म बाय विच दे विल कॉल्ड इंडिविजुअली एंड कोलेक्टिवली। देखो जो ऊपर स्टेटमेंट इन्होंने दी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो दे दी है, ठीक है, कोई बात नहीं। 5 लाख कैपिटल लगाई है और इक्वल पार्टनरशिप में है इसलिए बता दिया। बट ये इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं, मैंने आपको बोला था इंडिविजुअली कहलाते हैं पार्टनर, और कोलेक्टिवली कहते हैं इनको फर्म। ठीक है, तो इसमें देखो कहाँ पर है, ये ऑप्शन है हमारा सी नंबर पर, तो 6th का सी आ जाएगा। 6th का सी ऑप्शन है, तो थोड़ा मैटर ज़्यादा लग रहा है तो आप सी ऑप्शन इज़ करेक्ट लिख देते हैं, टाइम कम लगेगा। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या बोला, इन द अब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर अमंग पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप डीड, कहने का मतलब पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन अब्सेंस है, मतलब पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन, ये नियम लिखा ही नहीं गया है कि प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, तो आपने कैसे बांटना है। तो देखो मैंने आपको बताया था ना, ये चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की थी और लिखा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इन्होंने यहाँ से पॉइंट पूछ लिया, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना हो, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आपने क्या देनी है, इक्वल। तो अब हम इक्वल वाला ऑप्शन ढूंढते हैं, कहाँ पर है, कहाँ पर है। देखो मैं रीड कर देता हूँ सारी। कोई भी कितना भी टाइम दे बिजनेस में, अगर रेशो स्पेसिफाइड नहीं है तो हम उसको प्रॉफिट किस इक्वल ही बांटेंगे, अगर स्पेसिफाई नहीं है। टाइम डिवोट करने से कुछ नहीं होता, और कैपिटल रेशो में भी नहीं होगा, और लोन एडवांस बाय फर्म उस रेशो में भी नहीं होगा, इक्वली। तो इसका आंसर है 7th का डी। आपने इक्वली लिखना है, छोटा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन पर। पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद फर्म विद वन अनदर। ये दो क्वेश्चन नंबर ये 6 और 7 मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन नंबर 8 आया है अभी, लेटेस्ट आया है CBSE 2026 में, और बहुत सिंपल सा है। मतलब कि पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर एंटर होते हैं तो वन अनदर कोलेक्टिवली, मतलब एक दूसरे के साथ अगर वो बिजनेस करते हैं तो उनको कोलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, एक साथ। इंडिविजुअली नहीं पूछा। देखो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर इंडिविजुअली पूछा था जो 2023 में आया था। इंडिविजुअली क्या होते हैं, पार्टनर, पर कोलेक्टिवली क्या होते हैं, फर्म। याद रखना फर्म, पार्टनर्स फर्म नहीं, फर्म। तो 8th का हमारा आंसर आएगा ए। क्या आएगा, फर्म। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कान्हा, रेशम एंड निशा वर पार्टनर हैं और उन्होंने लोन दिया है 1 लाख, सॉरी उन्होंने नहीं, सिर्फ निशा ने लोन दिया है 1 लाख का फर्म को, और एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो अब यहाँ पे एग्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। देखो निशा ने लोन दिया है 1 लाख का फर्म को, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड है, मतलब पहले से तय है, याद रखना। अकाउंटेंट कहता है, एम्फेसाइजिंग मतलब जोर दे रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन निशा को दिया जाए 6% के हिसाब से। तो बताओ अब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप निशा को इंटरेस्ट दोगे, क्योंकि उसने लोन दिया है। तो देखो जो हमने यहाँ पे रूल किया था, अब अच्छे समझ लो बच्चों दोबारा एक बार। ये था 6% तब जब पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो या पार्टनरशिप डीड ना हो, क्लियर। पर वहाँ पर मतलब ये वो सिचुएशन है जब एग्री ही ना हुआ हो, कुछ भी सहमति ना हुई हो किसी की, तब हमने 6% देना है। पर यहाँ पर क्या बोला है, एग्रीड। एग्रीड का मतलब पहले से तय है कि इतना देना है, तो आपने क्या करना है, 10% पर एनम। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, 9th का बी, 10% पर एनम। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर आर एंटाइटल टू, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो पार्टनर को क्या अधिकार है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल रेशो में नहीं देनी। देखो ये चीज़, देखो कितने क्वेश्चन इस टॉपिक पे बने हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो अब आता है 6% हम उनके एडवांस पर, मतलब अगर वो लोन देते हैं पार्टनर फर्म को तो हम 6% देते हैं। फिर अगला भी रीड कर लेते हैं, फर्म्स वर्क के लिए रेम्यूनरेशन ये भी नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर क्या है, 10th का सी। तो अब स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, 10th के सी में ऐसे सी लिखकर सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाओ 11 नंबर पर। 11 में क्या हुआ है, अमन एंड चमन पार्टनर है और उन्होंने पार्टनर है फर्म में 1 जुलाई 21 को। अच्छा, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई 2026 में आया था, अब जो हम कर रहे हैं सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। तो अमन ने 1 जुलाई 21 को लोन दिया है 6 लाख फर्म का, और पार्टनरशिप डीड नहीं है बच्चों। तो देखो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो याद है ना, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो 6% पर एनम। तो अब अमन को कितना एंटाइटल, कितना अधिकार है इंटरेस्ट ऑन लोन मिलने का, तो हम देखो यहाँ पे 3 कैलकुलेशन कर दी हैं। तो सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, अगर 6% भी याद होगा तो 6 लाख का 6% 36,000 कर देंगे, जो कि सबसे टॉप पे दिख रहा है। बच्चों एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको इसमें जो गलत आंसर होते हैं ना, जो आपके गलत आते हैं वो भी करके दिए होते हैं, बट आपने देखना है कि अगर जुलाई है मार्च, तो जुलाई से मार्च कितने मंथ होते हैं, 9 मंथ। तो आपको ऐसे निकालना है। 11th क्वेश्चन का मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 6 लाख अमाउंट 9 मंथ का 6%। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो 27,000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6% 36 और 9 मंथ का 27,000। तो 27,000 हमें मिल गया है डी पर। तो सिंपल, ये तो अमाउंट ही है तो हम इसको लिख ही देंगे ऐसे ही, डी पर है ₹27,000। अब हम आते हैं 12 नंबर पर, हमारा लास्ट है आज का, और ये आया हुआ है सीबीएसई 2024 में। 1 जनवरी को अभिषेक पार्टनर है, उसने एडवांस दिया है लोन, मतलब लोन दिया है फर्म को 3 लाख, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट अब्सेंस है। तो अब हम उस 31 मार्च को कितना उसका इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। तो सेम बच्चों इसी तरह ही है, यहाँ पे आपने 9 मंथ लगाए थे, बट यहाँ पर जनवरी से मार्च लगाना है, तो 3 मंथ ओनली, 3 मंथ 6% पर एनम और 3 लाख का। तो ये बन जाएगा आपका, देखो 3 लाख का 6% 18,000 का 3 बाय करोगे, 3 मंथ 3/12 करोगे तो 1/4, ये 4,500। ये आपका आ गया बी ऑप्शन, ₹4,500। ओके, तो हमने टॉपिक भी कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, और 12 हमने इसके MCQ भी कर लिए, जिसमें से ऑलमोस्ट मोस्टली क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और 3-4 क्वेश्चन मेरी तरफ से भी थे जो इम्पोर्टेंट हैं, और जल्दी ही आगे आएंगे। अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी बहुत हैं, बहुत कुछ है, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आई होप टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और अगली वीडियो जल्दी आएगी। और अगर इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अपनी इस वीडियो के साथ नीचे लिख दूँगा, आपको मिल जाएगा, और डाउट ज़रूर पूछना। और किसी और बुक्स के क्वेश्चन भी डिस्कस करने हो इस टॉपिक के तो आप कर सकते हो। तो जैसे ही अगला टॉपिक करेंगे, उसके न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसके भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपको किसी और बुक से पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेज सकते हैं, मैं पर्सनली समझा दूँगा व्हाट्सएप पर ही। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो बहुत कुछ है इस चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल चैप्टर, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।